अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, प्रोग्राम तकमील पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फ़िरदौस जमाल। नाजरीन, तकमील पाकिस्तान प्रोग्राम है उन राहों की तलाश का जिन राहों पे चल के पाकिस्तान हासिल किया गया था, उस मंजिल की तलाश का जो पाकिस्तान के रास्ते पे चलने वाले काफ़िलों की मंजिल थी और 70 साल में हमने उस मंजिल को खो दिया। पाकिस्तान नाजरीन, शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक ख्वाब था। ख्वाब की ताबीर पाकिस्तान की शक्ल में बर्र सग़ीर के मुसलमानों को मिली और एक आज़ाद वतन उन्हें नसीब हुआ। ख्वाब से ताबीर तक का खूबसूरत और जुनून खेज़ सफ़र तमाम हुआ, पाकिस्तान बना। लेकिन ताबीर से तकमील का सफ़र अभी बाकी है। पाकिस्तान की तकमील दो तरह से होगी, एक पाकिस्तान की जुग़राफ़ियाई तकमील होगी और दूसरी पाकिस्तान की नज़रियाती तकमील होगी। पाकिस्तान की जुग़राफ़ियाई तकमील होगी उन तमाम मकबूजा इलाक़ों को आज़ाद करा के पाकिस्तान में शामिल करने के बाद जो उसूली तौर पे तक़सीम हिंद के वक्त पाकिस्तान के हिस्से में आना चाहिए थे और वो आना चाहते थे, जैसे मकबूजा कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, दक्कन और इस तरह के मकबूजा इलाके जो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान का हिस्सा उन्हें जुग़राफ़ियाई तौर पे बनना था। और इस तरह पाकिस्तान की नज़रियाती तकमील होगी पाकिस्तान जिस मकसद के लिए हासिल किया गया था, जिस नारे पे पाकिस्तान को बनाया गया था, जिस कलमे पे पाकिस्तान की असास, पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उस मकसद से, उस कलमे से, उसके निफाज से, किताब व सुन्नत के यहाँ पे नाफिज होने के बाद पाकिस्तान की नज़रियाती तकमील होगी। पाकिस्तान की जो आइडियालॉजी है वो यही थी कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हम अपने इस प्रोग्राम में कोशिश करते हैं पाकिस्तान की जुग़राफ़ियाई तकमील और पाकिस्तान की नज़रियाती तकमील के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं और उन राहों को तलाश करें, उन सिलसिलों को तलाश करें जिन पे चल के हम पाकिस्तान की नज़रियाती और पाकिस्तान की जुग़राफ़ियाई तकमील कर सकेंगे। आज हमारे इस टॉक शो में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत हैं जो रिलेटेड हैं हमारे इसी प्रोग्राम के मकसद से। हमारा आज का एक जो टॉपिक है वो है हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वज़ीर आज़म हैं, नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान को गीदड़ बबकियाँ, पाकिस्तान को धमकियाँ, उस पर हम बात करेंगे कि मोदी अचानक उसे फिर से पाकिस्तान क्यों याद आया और पाकिस्तान को दोबारा से उन्होंने धमकियाँ क्यों शुरू की, इस पे हम बात करेंगे। इसी तरह दूसरा हमारा टॉपिक है आज का पाक सऊदी दिफाई ताल्लुकात और पाक सऊदी माशी ताल्लुकात। दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसकी नौइयत और उसकी मजबूती और उसकी तारीख़, उस पर बात कर लेंगे। इसी तरह हमारे एक और टॉपिक है पाक फ़ौज ने LOC के ऊपर बाग सेक्टर में हिंदुस्तान के ड्रोन जो जासूस था तैयारा, उसे मार गिराया, उस पर हम बात कर लेंगे। इसी तरह हम शामिल करेंगे यकसां निसाब तालीम की मुल्क में मंजूरी दी गई है, ये बहुत खुश आइन कदम है, बहुत इसका खैर मकदम किया जा रहा है, तो इस पर बात करेंगे कि यकसा निसाब तालीम बुनियादी तौर पर है क्या। इसी तरह आज हमारे एक और मुस्बित खबर यह है कि भारत की एक खातून ने अपने मोटापे का ऑपरेशन लाहौर के एक हस्पताल में कराया है। ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है कि बाहर से मरीज़ हमारे यहाँ आ रहे हैं और हमारे यहाँ अपने ऑपरेशंस करा रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। इस तरह हम शामिल करेंगे भारतीय नामवर फ़नकार कादिर ख़ान, जिनका कनाडा में इंतकाल हुआ, उन पे बात करेंगे। उनकी शख्सियत के एक ऐसे पहलू को हम सामने रखेंगे जिसको हम में से बहुत सारे नहीं जानते हैं, उसकी शख्सियत के उस पहलू को, कादिर ख़ान के। और इसी तरह हम एक और दिलचस्प वीडियो शामिल करेंगे जनरल राहेल शरीफ की सऊदीया में मज़दूरों से मुलाकात की। और इसी तरह हम अपने प्रोग्राम में एक और टॉपिक को भी शामिल कर लेंगे जो हमारे सरहदों से मुतल्लिक़ ही है, उसको हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमारे इस प्रोग्राम में बात करने के लिए हमारा जो पैनल है वो मुश्तमिल है लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ होंगे और इसी तरह ज्वाइन करेंगे हमें नईम खालिद लोधी साहब, ये भी लेफ्टिनेंट जनरल हैं, पाकिस्तान के आर्मी के रिटायर ऑफिसर हैं। और इसी तरह कमर ज़मान कायरा साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा है और पंजाब के वो पीपल्स पार्टी के ज़िम्मेदार हैं, उनसे भी हम बात कर लेंगे इन मौज़ूआत के ऊपर। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक पे मेहमानों को शामिल करने से पहले थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं मोदी साहब के बयान पे। मोदी जो नरेंद्र मोदी भारत से में इक़्तिदार पे काबिज़ है, उन्होंने नया बयान दिया है पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान एक लड़ाई से नहीं सुधरेगा। अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान एक लड़ाई से सुधरेगा तो वो गलती कर रहा है। पाकिस्तान के साथ हमने 65 में भी जंग की
और पाकिस्तान के साथ हम तकसीम के वक्त भी लड़े थे, लेकिन पाकिस्तान एक जंग से नहीं सुधरेगा, ये कहना है मिस्टर मोदी का। और उसके साथ उन्होंने आगे बात करते हुए ये भी कहा है कि उनके मुल्क में भारत में कुछ लोग पाकिस्तान की ज़ुबान बोलते हैं। अब इस पे हमारे जो दफ्तर ख़ारिजा है उन्होंने रद्द अमल ये ज़ाहिर किया है कि मोदी वहाँ इलेक्शन करीब हैं, इसलिए मोदी वहाँ के शिद्दत पसंद हिंदुओं के वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए, उनकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराने के लिए इस तरह के बयानात देते रहते हैं। मोदी की तरफ से इस तरह के बयानात का आना कोई ताज्जुब नहीं, कोई हैरानगी की बात नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है गुजरात में, जिस तरह उन्होंने मुसलमानों का कत्ल किया, जिस तरह उसको अमेरिका में दाखिले पे पाबंदी थी मोदी साहब के ऊपर, तो मोदी साहब के इस तरह के बयानात आना, और वो भी 2019 के इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले, तो ये काबिल फ़हम है। इसलिए पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा सख्त इनको जवाब नहीं दिया गया। सख्त जवाब देने का मतलब ये है कि मोदी इस चीज़ को, आपके जवाब को अपने इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल करेगा। और हिंदुस्तान में बदकिस्मती से इतना बड़ा मुल्क है, इतने वहाँ पे आबादी है, इतने पढ़े लिखे हम वहाँ पे लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद वो वहाँ पे सिर्फ नारों पे, खोखले नारों पे फिल्में देख के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह की जहन उनकी बनी हुई है कि वहाँ पे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करता है, जो पाकिस्तान को ख़त्म करने की बात करता है, जो पाकिस्तान के वजूद को सफ़ाई हस्ती से मिटाने की बात करता है, उसको इलेक्शन में जिताया जाता है, उसको वोट दिया जाता है। अब मोदी साहब ने जो पिछले इलेक्शन थे उनके, उसमें यही नारा लगा के आया था, लेकिन लोगों ने देखा कि मोदी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सका। एक इस्लामी फलाही मजबूत एटमी ताकत, बड़ी फ़ौज वाला मुल्क है, उसका कुछ वो नहीं बिगाड़ सका, बल्कि बहुत दफ़ा उन्हें जगहंसाई का सामना करना पड़ा जब उन्होंने जाली और खोखला सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया कि हमने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया, और पाकिस्तान ने आलमी मीडिया को ले जाके उन इलाकों में दिखाया जहां भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया था कि वहां पे कुछ ऐसा नहीं हुआ था। भारत के जर्नलों ने, भारत की सरकार ने, भारत के मोदी साहब ने उनको वहाँ पे ड्राइंग रूम पे बैठ के वो पूरी प्लानिंग तैयार की थी, सिर्फ मीडिया के ज़रिए उसको लॉन्च किया गया। खुद इंडिया के अंदर से पॉलिटिशियन ने, लोगों ने उनके ये सवाल उठाया कि अगर आपने सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में किया था तो उसके सबूत कहाँ है, उसके सबूत दिखाया जाए। ये उनके लोकसभा और उनके जो कांग्रेस है उनकी तरफ से इस तरह के सवालात उठाए गए, और मोदी को अपने ही मुल्क में हजीमत का सामना करना पड़ा, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इसी तरफ इशारा करते हुए मोदी साहब ने कहा कि हमारे मुल्क में कुछ लोग पाकिस्तान की ज़ुबान बोलते हैं, पाकिस्तान की बातों पे यकीन कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से जब नई हुकूमत आई, हमारी इमरान खान साहब की हुकूमत, तो पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की है कि हिंदुस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को एक ज़िम्मेदार मुल्क की तरह बेहतर करें, और कश्मीर समेत जितने तस्फिया तलब मसाइल हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान, सियाचन है, कश्मीर है, और इस तरह के जितने इश्यूज़ हैं उनको सेटल किया जाए। उन मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ के बातचीत के ज़रिए पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है इमरान खान साहब, उन्होंने अपने हलफ लेने के बाद अपनी पहली स्पीच में भी यही कहा कि हम मुज़ाकरात चाहते हैं, कश्मीर में मुज़ाकरात चाहते हैं। इसी तरह हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जितने तनाज़ा तलब मसाइल हैं, हल तलब मसाइल हैं, जितने तनाज़े हैं, पाकिस्तान ने बड़ी सफारती सतह पे बड़े ज़िम्मेदार मुल्क की तरह कोशिश की है कि इनको हल किया जाए, लेकिन हिंदुस्तान मुज़ाकरात पे आमादा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन है। पाकिस्तान भी समझता है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान दुश्मनी व्यक्ति है इलेक्शन में, वोट में, सो इसलिए वो मुज़ाकरात की तरफ आने की पोजीशन में नहीं है। मैं भी इलेक्शन ख़त्म होंगे, नई गवर्नमेंट आएगी, उसके बाद शायद वो मुज़ाकरात पे आए, पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की बात करें। मुझे याद है कि इंडिया के जो रा के चीफ़ थे, उन्होंने कुछ दिन पहले बात की है कि कश्मीर का हल मुज़ाकरात के सिवा कुछ नहीं है। ये भारत के अंदर से जो उनके रा के चीफ़ हैं उन्होंने बात की, साबिक चीफ़, कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए बगैर कश्मीर का कोई हल नहीं निकलेगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अब्दुल क़य्यूम साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आवाज़ आ रही है। सर, प्रोग्राम में सबसे पहले आपको खुश आमदेद। सर, हमारे जो मौज़ूआत हैं आज के, एक तो भारत पे हम बात करें, दूसरे पाक सऊदी दिफाई ताल्लुकात के ऊपर हम बात कर रहे हैं। सर, पाक सऊदी दिफाई ताल्लुकात के हवाले से एक बात तो मैं ये कहूँ कि यहाँ पे हम मदीने में, सऊदी अरब में जब भी लोगों से मिलते हैं तो हमारी जो फ़ौज है, हमारी जो आर्मी है, उसके हवाले से बहुत यहाँ पे अच्छे कलिमात, अच्छी बातें सुनने को मिलती है। और मैं बल्कि आगे बढ़ के ये कहूँ कि दुनिया के दीगर ममालिक यहाँ पे
अपनी मसनूआत दिखाते हैं यहाँ के लोगों को कि ये हमारी मसनूआत है, हम जिस चीज़ पे फ़ख्र करते हैं वो हमारी आर्मी, हमारी फ़ौज है। तो पाक सऊदी ताल्लुकात के बारे में क्या कहेंगे, किस नज़र से देखेंगे आप? और सऊदी अरेबिया के जो ताल्लुकात हैं ये बड़े तारीखी हैं और इसके ऊपर हमें फख्र है। हर मुश्किल वक्त में सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की मदद को पहुंचे हैं और पाकिस्तान के अंदर भी एक अकीदत है सऊदी अरेबिया के लिए, बिकॉज वहाँ की जो आपने पता है कि हरमैन शरीफैन की वजह से। और मैं खुद भी सऊदी लैंड फोर्सेस में 2 साल रहा, 1985 से 87 तक खमीस मुशाहिद के अंदर। वो मेरा वो था, मैं कायद कतीबा सबत आशरा मदफई, आपके लोग अरबी को तो समझते हैं, मंतका जनूबिया में। जी जी। और हमें से उनके पायलट्स यहाँ ट्रेन होते हैं, उनके कैडेट्स यहाँ ट्रेन होते हैं, हमारी ट्रेनिंग टीम्स वहाँ हैं, हमारे लोग वहाँ जाते हैं। तो ये हमारा इंटरेक्शन आपस में रहता है। और ये कहा गया है कि सऊदी अरेबिया में कभी भी उनकी सिक्योरिटी को कभी भी थ्रेटन हुआ, स्पेशली अरमान शरीफैन, तो पाकिस्तान जो है हर मुमकिन मदद करेगा, जैसे सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की मदद करता है। लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान ये चाहता है कि मुसलमान दुनिया में एक अमन हो, और उसके लिए पूरी एफर्ट, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि ये यमन की सिचुएशन को बेहतर करना हो या ईरान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात को बेहतर करना हो, ये हम सब मुसलमानों के मफाद में है। और पाकिस्तान चूंकि एक वाहिद न्यूक्लियर ताकत है और पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्गेस्ट मुस्लिम ममालिक में एक है, तो ये अपना कलीदी रोल अपने भाइयों के साथ मिलकर अदा कर सकता है। तो आई एम श्योर इसमें इंशाल्लाह कामयाब। और हमारे ये ताल्लुकात सिर्फ मिलिट्री नहीं बल्कि इकोनॉमिक फील्ड में भी अभी सऊदी अरेबिया बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाला है, जो अगले दिन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया है। रिफाइनरी की इन्वेस्टमेंट वगैरह होगी और भी बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स का वो पाकिस्तान के अंदर इनका अंदिया दे रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे ये मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान के अंदर जरूर इन्वेस्टमेंट्स करें और पाकिस्तान के साथ हमारी सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की ट्रेड और बढ़नी चाहिए, और मुस्लिम दुनिया के अंदर ये जो तिजारती तामन है इसको फरोग देना मुस्लिम उम्मा के फेवर में। जी सर, जनवरी या फरवरी में जो यहाँ से जो सऊदी वली अहद हैं उन्होंने पाकिस्तान के दौरे का ऐलान किया हुआ है, और इस दौरे के हवाले से भी बड़ी अच्छी खबरें सुनने को मिल रही है कि तारीखी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में होगी। और इसी तरह सऊदी अरब सी पैक में भी शामिल होने जा रहा है। तो सऊदी अरब का सी पैक में शामिल होना, इसको किस नज़र से आप देखेंगे? भारत की तरफ से जिस तरह का प्रोपेगेंडा हो रहा है इस हवाले से, तो इसको किस नज़र से आप देखेंगे? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान हमेशा कलीदी रोल अदा करता रहा है और उसमें सऊदी अरेबिया का पूरा तामन रहा है। शाह फैसल जब आए थे पाकिस्तान के अंदर और फर्स्ट हमने OIC की मीटिंग की और एक मोहब्बत का रिश्ता था। इसके अलावा इनके सारे बादशाह इधर आते थे, और अगर अभी क्राउन प्रिंस मोहम्मद आएंगे तो ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी एक ऑनर है हमारे लिए भी, और उनके साथ ताल्लुकात और बेहतर होंगे। सी पैक एक ऐसा मंसूबा है जिसमें ऑलरेडी तकरीबन 60 कंट्रीज, यूरोप के भी, नॉर्थ अफ्रीका के भी, हमारे भी, ये जो एशिया के लोग हैं ये शामिल हैं, और उसके अंदर सऊदी अरेबिया की इन्वॉल्वमेंट भी एक हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। और हम ये चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, इजिप्ट, ये जो मुस्लिम दुनिया के स्ट्रांग ममालिक हैं, ये सारे आपस में हैंड इन ग्लव चलें, और इससे हमारी तिजारती फायदे होंगे, जिसकी वजह से जो मुसलमान दुनिया को ब्लैकमेल कर रहे हैं और सारी जो कत्लो गारत पाकिस्तान, आप देखें कि सीरिया के अंदर, यमन के अंदर, आप इराक के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, इसको कंट्रोल करने के लिए ये बड़ा जरूरी है कि हमारा तावन हो, और ये तावन ज्यादा हमारा ट्रेड और इकोनॉमिक्स के अंदर होना चाहिए। और जब हम मुआशी लिहाज से मजबूत होंगे तो फिर हम दिफाई लिहाज से भी और मजबूत हो जाएंगे। जी सर, यहाँ पे आपने सीरिया की बात की, यमन की बात की, इस हवाले से सऊदी अरब भी यहाँ पे मुज़ाकरात की बात कर रहा है, और साथ में पाकिस्तान को यहाँ बड़े भाई का किरदार अदा करने का एक रोल दिया। जब वो यहाँ पे आए थे इमरान खान साहब, या उससे पहले भी सऊदी अरब की कोशिश हुई कि यहाँ पे इन
जहाँ यमन में, सीरिया वगैरह में अमन हो यहाँ पे, तो इस अमन को पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है इन इलाकों में अमन कायम करने के लिए? देखिए, वो जरूरी बात है ना कि उसके अंदर आप मीडिएट कर सकते हैं, आप सऊदी अरेबिया के कंसर्न्स को समझने की कोशिश करें कि उनके क्या कंसर्न्स हैं। हम सीरिया की लीडरशिप से भी बात करें और ये देखें कि वो एक मुल्क है और उनकी ये अपना हक है कि वो अपने वे ऑफ जो भी उनका गवर्नेंस का तरीका है हुक्मरानी का, उनको आज़ादी होनी चाहिए और वहाँ हर तबका फिक्र महफूज होना चाहिए। इसी तरह मैं ये चाहता हूँ कि यमन के अंदर गुर्बत है, अफलास है, लोग मर रहे हैं, उनको सीज फायर करके तो वहां ये देखा जाए कि बैरूनी मुदाखलत किसी किस्म की ना हो। इसी तरह हम अफगानिस्तान में भी ये चाहते हैं कि बैरूनी ताकतें बाहर निकलें और अफगानिस्तान के अंदर अफगानी लोग अपने तरीके के साथ अपनी हुकूमत बनाएं और अपनी खा वो किंगडम चाहते हैं, वो शेखडम चाहते हैं, वो ट्राइबल अरेंजमेंट चाहते हैं, वो कुछ भी चाहते हैं, वो अपना कर लें, लेकिन बैरूनी दुनिया जाके उनके मामलात में मुदाखलत न करे। ये यूनाइटेड नेशन का चार्टर का जो आर्टिकल 2 है वो भी यही कहता है कि सोवरन इक्वालिटी की बात करता है कि हर मुल्क सियासी लिहाज से आजाद है, वो अपना सिस्टम करे, हमें दूसरे ममालिक में, इसी तरह इराक है उसको स्टेबलाइज होना चाहिए। तो ये मिडिल ईस्ट को, चूंकि मुसलमानों के पास आप देखें कि गैस और तेल के सबसे बड़े जखीरे हैं मिडिल ईस्ट में भी और वस्ती एशियाई रियासतों में भी, और इसलिए हम ज़ेरे अताब हैं, चूंकि जो बाहरी दो ताकतें हैं उनकी नजरें गैस और तेल के ऊपर होती हैं। वो ये नहीं चाहते कि हमारी किसी हमदर्दी के लिए वो आके कुछ जमहूरियत देना चाहते हैं, वो तो आके ये चीजें लेना चाहते हैं। और मुसलमान सारी फैसिलिटीज और सारी चीजें होने के बावजूद अगर ज़ेरे अताब हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर वो ईमानी कुव्वत की कमजोरी है। हमें एक दूसरे के साथ तावन करना चाहिए, हमें अपनी ईगो का मसला नहीं बनाना चाहिए। वो अल्लामा इकबाल ने कहा ना, किसी ने उनको कहा कि ये मुसलमानों के पास दौलत है तो फिर भी क्यों पीछे है, तो उन्होंने कहा कि सबब कुछ और है तू जिसको खुद समझता है, जवाल बंदा मोमन का बेजरी से नहीं, कर जहां में मेरा जोहर आश्कार हुआ, कलंदरी से हुआ है तवंगरी से नहीं। और इसका मतलब यही है कि ये हम अगर जवाल पजीर हैं तो इसलिए नहीं है कि हमारे पास दौलत नहीं है, दौलत के साथ तो कुछ भी नहीं हो सकता। हम तो कहते हैं, मेरा अगर बोल बाला हुआ, अल्लामा इकबाल कहते हैं, तो मैं कलंदर और फकीर और वली था, इसलिए ये नहीं हुआ कि मैं बहुत अमीर था, शायद मैं लैंड लॉर्ड होता तो मेरा कोई नाम लेने वाला ना होता। तो इसलिए मेरे ख्याल में हमें जो अहले ईमान लोग हैं उनका तो और ईमान मजबूत होना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ हमदर्दी और मुआफी और एक दूसरे के साथ उसको जज्बा हमदर्दी और एक हुब्बुल वतनी का जज्बा और एक बिरादराना रिश्ता सब मुसलमानों में होना चाहिए। और आई थिंक इंशाल्लाह ये हम कायम करेंगे सारी मुस्लिम दुनिया इंशाल्लाह। सर, एक तो ये कि जंग जो है वो ख्वाहिश उसकी नहीं करनी चाहिए, अमन की दुआ करनी चाहिए और अमन के लिए कोशिशें करनी चाहिए, उम्मीद ये रखी जा सकती है पूरे खित्ते में अमन हो। लेकिन सऊदी अरब के हवाले से बात अगर करें तो कहीं कहीं लग रहा है हमें यहाँ के लोगों में इस्तराफ है, यहाँ पे थोड़ा सा खौफ है, क्योंकि सरहदें इनकी थोड़ी सी वहाँ से थ्रेट है, यहाँ मिसाइल दागे गए रियाज में और जगहों पे, तो कहीं अगर मुस्तकबल में मगरबी क़ुव्वतें भी सऊदी अरब से फ़िलहाल नाराज़ हैं, वो ना सेनेट में कांग्रेस में अमेरिका के सऊदी अरब के ख़िलाफ़ वहाँ पे बिल आए गए, तो कहीं पे सऊदी अरब को अगर कोई थ्रेट होती है, इस तरह की सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं, खुदा न खास्ता कोई हमला आवर होता है सऊदी अरब पर, तो पाकिस्तान की फ़ौज ज़ियाउल हक के दौर की तरह दोबारा खड़ी होगी सऊदी अरब के साथ? या देखिए, ये हमारी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। मैं चूंकि पार्लियामेंटेरियन हूँ, सेनेट में भी होता हूँ, वहां हमने यक जबान होकर कहा कि सऊदी अरेबिया की तरफ को मैली आंख से देखेगा तो पाकिस्तान उनके साथ खड़ा होगा और सऊदी अरेबिया की जो सिक्योरिटी है उसके लिए पाकिस्तान और सऊदी हमेशा इकट्ठे खड़े होंगे। किसी की जरूरत नहीं कि सऊदी अरेबिया के ऊपर यलगार करे। सऊदिया एक इम्पॉर्टेंट इंडिपेंडेंट मुल्क है और वहाँ हरमैन शरीफैन है और हम ये नहीं चाहते कि वहाँ यहूदी या कोई किसी किस्म की भी इंटरफेरेंस ऐसी हो, और वो हम उसको मजबूत मुल्क देखना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि वो खुशहाल हो और इंशाल्लाह उनको कभी भी आंच नहीं आएगी उनकी सिक्योरिटी की। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपके टाइम का सलामत रहिए।
जनरल साहब ने बहुत सऊदीया ताल्लुकात, पाक सऊदी ताल्लुकात, दिफाई ताल्लुकात, माशी ताल्लुकात के हवाले से बहुत खूबसूरत बातें की। जनरल साहब सबसे पहले तो उन्होंने हमें ये इंकिशाफ किया कि वो ख़ुद सऊदी अरब में 2 साल तक यहाँ पे इनको ट्रेन करते रहे, यहाँ पे खदमात अंजाम देते रहे सऊदी अरबिया के अंदर। तो उसके अलावा ये सेनेटर भी है मुस्लिम लीग नून के। तो पाकिस्तान के जितने हमारी पॉलिटिशियंस हैं, जितने हमारे सियासी जमातें हैं, जितने हमारे फ़ौज है, ये सऊदी अरब के हवाले से सब एक पेज पे हैं कि सऊदी अरब का दिफा पाकिस्तान का दिफा है। सऊदी अरब के लिए कोई ख़तरा होता है तो वो पाकिस्तान के लिए थ्रेट है। वो मियाँ नवाज शरीफ साहब का दौर हुकूमत हो, वो इमरान खान साहब हैं, या इवन के जरदारी साहब ने भी जब सऊदी अरब को यमन की तरफ से थ्रेट थी तो सऊदी अरब के लिए उन्होंने बयान दिया था। बहुत अच्छा बयान जरदारी साहब ने उस वक्त दिया था। तो पाकिस्तान की जितनी सियासी जमातें हैं वो सऊदी अरब की अहमियत को समझती हैं, सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की अहमियत को समझते हैं, दिफाई ताल्लुकात, माशी ताल्लुकात और हमारे तिजारती ताल्लुकात। अगर हम मुख्तसर सा जायज़ा लें पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं तो वो शुरू से ही आप देख लें बड़े मजबूत थे, बड़े गहरे हैं और बड़े खूबसूरत ताल्लुकात थे। 1965 की जंग में शाह फैसल ने पाकिस्तान की मदद की थी और इसी तरह F-16 ख़रीदने में शाह खालिद ने पाकिस्तान की मदद की थी। जब पाकिस्तान F-16 ख़रीद रहा था उस वक्त शाह खालिद ने पाकिस्तान की मदद की थी। इसी तरह शाहफाद ने एटमी धमाकों के बाद 5 साल तक पाकिस्तान पर जब आलमी पाबंदियाँ लगी, वहाँ जहाँ पाकिस्तान को इमदाद दिया वहाँ 5 साल तक पाकिस्तान को तेल मुफ्त दे दिया। इसी तरह शाह अब्दुल्ला ने 2005 के ज़िलज़िले में दिल खोल के मदद की और सबसे ज़्यादा जो हमें इमदाद आई 2005 के ज़िलज़िले में, हमारा कश्मीर तबाह था, हमारे जो है पूरा जो बेल्ट मुजफ्फराबाद ये इलाके तबाह थे, बालाकोट वगैरह, वहाँ पे सऊदी अरब ने बढ़ चढ़ के ताउन किया, इमदाद की। वहाँ उनके लोग पहुँचे, वहाँ उनके NGOs पहुँचे, वहाँ उनकी हुकूमत पहुँचे, सफारत खाना पहुँचा, बढ़ चढ़ के सऊदी अरब ने वहाँ पे ताउन किया। इसी तरह 2010 में जब सैलाब आया तब भी शाह अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के साथ ताउन किया। अब जाके रिसेंटली जब पाकिस्तान माशी नई हुकूमत हमारी जो थी, इमरान खान साहब की माशी आदमी इस्तेकाम से 2-4 थी, नई हुकूमत आई थी, हमारे लिए माशी मसाइल थे, तो इमरान खान साहब ने 2 दौरे एक के बाद दीगरे सऊदी अरब के की और सऊदी अरब से बहुत बड़ी इमदाद मिली। 3 किस्तों में, अभी आखिरी किस्त जो है जनवरी में मिल रही है $1 अरब की। उसके अलावा हमारे लिए 9 साल तक तकरीबन तेल मुफ्त देने की बात की और बहुत सारी चीज़ें, एग्रीमेंट हमारे हो गए सऊदी अरब के साथ। और वली अहद जो पाकिस्तान जा रहे हैं वहाँ पे बहुत बड़ी इन्वेस्ट लेकर जा रहे हैं और इस हवाले से कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हमारे वज़ीर जो ख़जाना है असद उमर साहब, उन्होंने भी इंकिशाफ किया कि हमारे जो काबीना की मंजूरी के बाद हम ऐलान करेंगे कि सऊदी अरब कितनी बड़ी इन्वेस्ट करने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात तारीख़ी हैं, जोग्राफियाई तो नहीं है लेकिन तारीख़ी हैं, इस्लामी हैं और हमारे इनके साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। हमारा अक़ीदे का रिश्ता है। यहाँ हमारे हरमैन शरीफ़ैन, सऊदी अरब को जब भी मुश्किल वक्त आया ज़िया-उल हक़ साहब के दौर में या उसके बाद भी पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हुआ है और पाकिस्तान के लिए जब मुश्किल वक्त आया, हमारे लिए माशी इशूज़ बने, हमारे लिए वहाँ पे माली पाबंदियाँ हम पे लगी और हमारे लिए ज़िलज़िले आए, आफ़तें आई, मुश्किलात आई, तो सऊदी अरब हमारे साथ खड़ा है। दुनिया का हर मुल्क अपना मफाद देखता है, अपना इंटरेस्ट देखता है, अपने देख रहा है कि उनके मफाद में क्या है। सऊदी अरब खित्ते का एक ज़िम्मेदार मुल्क है, एक बहुत बड़ा मुल्क है, ख़ासकर खलीजी ममालिक में कायदाना किरदार सऊदी अरब का है और सऊदी अरब की बात सब मानते। तो सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात और पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बड़े अहम है। ख़ासकर हमारा जो CPEC मनसूबा बनने जा रहा है उसमें सऊदी अरब की शमूलियत और चाइना की तरफ से भी सऊदी अरब को वेलकम करना CPEC में, ये बहुत खुश आइंद है। ख़ासकर अगर आप ज़्यादा डीपली जाके सोचें तो हमारे जो CPEC के लिए जो थ्रेट है हिंदुस्तान की तरफ से और साथ में ईरान की तरफ से चाबहार की, तो वहाँ पे सऊदी अरब का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। सऊदी अरब के मौजूद होने से वो सारी अफवाहें भी दम तोड़ जाएंगी जो CPEC के हवाले से कि CPEC को ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने की कोशिश की जा रही है, वो सारी अफवाहें भी दम तोड़ जाएंगे। जनरल साहब ने बहुत ही उम्दा गुफ्तगू की सऊदी अरब के दिफा के हवाले से। उन्होंने बात की कि सऊदी अरब की तरफ अगर कोई मैली आँख से देखेगा तो पाकिस्तान उसके ख़िलाफ़ खड़ा होगा, पाकिस्तान उस आँख को फोड़ेगा, उस कदम को तोड़ेगा जो सऊदी अरब के आदम इस्तेकाम की तरफ बढ़ती है। पाकिस्तान सऊदी अरब को जो है बढ़ता फलता फूलता देखना चाहता है, आगे बढ़ता हुआ मुल्क देखना चाहता है और सऊदी अरब के लिए किसी भी तरह की थ्रेट, सऊदी अरब के लिए किसी तरह की धमकी पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। ये हमारी कौमी क़यादत का मौक़िफ़ है, बयानिया है, ये पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी है कि सऊदी अरब के लिए
कोई भी आंख सऊदी अरब की तरफ मैली आंख से कोई भी देखेगा वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सऊदी अरब पाकिस्तान का दीरीना दोस्त है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के गहरे ताल्लुकात। बढ़ते हैं हमारे अगले मौजू की तरफ। हमारा अगला जो टॉपिक है आज वो है पाक फौज ने LOC के ऊपर भारतीय ड्रोन को गिराया। जासूसी के लिए आया था लेकिन वापस नहीं जा सका। ये बाग सेक्टर में इस ड्रोन को गिराया गया और ISPR ने इसकी तस्वीर भी जारी की है ट्विटर के ऊपर और कहा है कि ये आया था लेकिन वापस नहीं जा सका। हर वो ड्रोन और या हर वो कदम जो पाकिस्तान की सरहद को अबूर करने की जुर्अत करेगी, कोशिश करेगी, तो उसको काटा जाएगा, उसको वापस धकेला जाएगा, उसको जो है फिर वहाँ पे गिराया जाएगा। ये पाकिस्तान की तारीख है कि इस तरह के भारत ने जो भी साजिश की, इस तरह की जो भी हरकत की, वो पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। कुछ अरसे से भारत जो है हमारे LOC के ऊपर, हमारे कंट्रोल लाइन के ऊपर, हमारे मासूम लोगों को, हमारे शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। वो शहरी आबादी पे फायर कर रहा है। उस पर पाकिस्तान ने उनके जो सफ़ीर है इस्लामाबाद में उनको बुला के एहतजाज भी किया, लेकिन भारत अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। खुद इंडिया के अंदर से सहाफ़ियों ने ये तज्ज़िया किया कि भारत इन दिनों में 2 काम में से एक करना ज़रूरी समझता है इलेक्शन जीतने के लिए। एक, भारत के अंदर जो मुसलमान हैं उनके साथ कोई पंगा लें, उनके साथ कोई फसादात कराएं, बाबरी मस्जिद का इशू को जो है हाईलाइट करें ताकि हिंदुओं के वोट को हासिल किया जाए मुसलमानों की नफ़रत में, या पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ के हिंदू की हमदर्दियाँ हासिल की जाए। चूँकि हिंदुस्तान में इतनी नफ़रत उनके मीडिया ने पाकिस्तान के हवाले से बनाई है कि हिंदुस्तानी कौम बस पाकिस्तान के नाम लेके जो है वो परेशान हो जाते हैं, वो समझते हैं हमारा जो है दुश्मन देश है। तो पाकिस्तान ने ये ड्रोन आया था पाकिस्तान में जासूसी करने के लिए। एक तरफ से हिंदुस्तान अपने जासूसों को भेज रहा है, कुलभूषण यादव को और हामिद अंसारी को, इस तरह बहुत सारे जासूस, जो कश्मीर सिंह था। एक हिस्ट्री है हिंदुस्तानी जासूसों की हमारी सरजमीन में, हमें अदम इस्तेहकाम से 2-4 करने के लिए। ये हमारा पड़ोसी है, उसका ये किरदार है कि पाकिस्तान की ज़मीन को, पाकिस्तान के अमन को, पाकिस्तान के जो सलामती को ख़तरा पहुँचाने के लिए कहीं तो वो अपने जासूस भेज रहा है, कहीं वो अपने ड्रोन भेज रहा है, कहीं सरहदों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। एक ऐसा कमज़ोर हमसाया हमें मिला जो 100 करोड़ का देश है, लेकिन उसमें पाकिस्तान को बर्दाश्त करने की अभी तक वो बर्दाश्त नहीं कर सका। अभी तक पाकिस्तान के वजूद को वो तस्लीम नहीं कर सका। अभी तक पाकिस्तान वो नहीं समझ सका कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है, पाकिस्तान एक ऐसा अहम मुल्क है जिसके साथ चाइना खड़ा है, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ सऊदी अरेबिया खड़ा है, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ तुर्की खड़ा है, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके हाँ में आज अफ़गानिस्तान के फ़ैसले हो रहे हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके बगैर दुनिया की बड़ी ताकतें अफ़गानिस्तान के मुस्तकबल का फ़ैसला नहीं कर रही है, पाकिस्तान के घुटनों में आके बैठ रही हैं कि आ जाएं आप अफ़गानिस्तान में किरदार अदा करें, और उस किरदार को सराहा जा रहा है। तो उस पाकिस्तान के साथ हम छोटा देश ज़रूर है, हमारी आबादी कम ज़रूर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम गैरतमंद लोग हैं, हम मुसलमान मुल्क है और हमें इतनी जुर्अत वाले लोग हैं कि हमारी तारीख़ टीपू सुल्तान, सलाहुद्दीन अय्यूबी, तारिक बिन ज़ियाद और कुतैबा बिन मुस्लिम और खालिद बिन वलीद से जा मिलती है। हम बहादुरों की कौम है, हम बहादुरों के बेटे हैं। सो भारत बुज़दिली के जितने मुजाहरे करे, जितने भी चोर दरवाज़ों से जासूसों को बेचने की कोशिश करे पाकिस्तान में, भारत को मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा और मुँह तोड़ जवाब दिया गया है। भारत के लिए पैगाम है कि आपके जासूस आएंगे उनको हम पकड़ेंगे, आपके जंगी जहाज़ आएंगे उनको हम गिराएंगे। हमारी तारीख़ है, आपके जहाज़ों को हमने गिराया, आपके टैंक आए थे लाहौर में नाश्ता करने के लिए, लेकिन वो आपका जो ख्वाब था वो शर्मिंदे ताबीर नहीं हुआ। आप लाहौर में नाश्ता करने के लिए आए थे, हमने आपका मदफन बनाया लाहौर में, और लाहौर से आगे हमारे वाघा बॉर्डर पे, और हमारे पंजाब में आपका मदफन बनाया। हमारे बहादुरों ने कुर्बानी दी और 65 का मार्का जीता। कारगिल में हमने आपको धकेल के बहुत पीछे धकेला था और आपकी सारी चौकियाँ हमने आपके सर पे हम बैठे थे कारगिल के ऊपर। आपको 6 महीने तक पता नहीं चला था कि हम आपके सर पे बैठे हैं, हमारी फ़ौज वहाँ पे बैठी है। आपको आपके लोग कह रहे, आपके फ़ौजी अफीसर कह रहे हमें ताबूत कम पड़े थे, हमें अपनी लाशें उठाने के लिए वहाँ पे ताफुन फैला था, और हम वहाँ पे डब्बू में जो है पेशाब करते थे क्योंकि बाहर पाकिस्तान की फ़ौज फायर कर रही थी। हमने आपको कारगिल में दबोचा था। सो आप एक ज़िम्मेदार मुल्क है तो ज़िम्मेदार बन के वहीं वाला मामला करे पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है और ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करता है।
आपने समझौता एक्सप्रेस में वहाँ पे 70 पाकिस्तानियों को शहीद किया, आपने बलूचिस्तान के अमन को ख़राब करने की कोशिश की, आपने अपने जासूस पाकिस्तान बेचे, आपने बांग्लादेश में हमारे जो एक बाजू था उसको काटा, आपने मशरक़ी पाकिस्तान में हमें ज़ख्म पहुँचाए, और उसके बाद भी आप कहते हैं कि आप महान देश हैं, उसके बाद भी आप कहते हैं कि आप जो है एक ज़िम्मेदार मुल्क है, उसके बाद भी आप कहते हैं आप सेकुलर और बहुत बड़ी जमहूरियत है। आपको शर्म आनी चाहिए कि दुनिया अब आपसे नज़रें फेर रही है। वो ट्रंप जिसके लिए आप लोगों ने वहाँ पे पूजा की, अपने इबादत खानों के अंदर, अपने माबद खानों के अंदर, अपने मंदिरों के अंदर ट्रंप की जीत पे आपने जश्न मनाया था, उस ट्रंप ने आपको ठोकर मारी, उस ट्रंप ने आपके यौम जमहूरिया की तकरीब में आने से इनकार किया। दुनिया आपसे नज़रें फेर रही है, रूस हमारे पास आ रहा है, रूस जिसको आप पकड़ के रखे थे वो हमारी तरफ आ रहा है। तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इस तरह की घटिया हरकतें कर रहे हैं, इस तरह की घिनौनी हरकतें कर रहे हैं, इस तरह के आम इंसानों को, आम शहरियों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत को ये जवाब दिया गया है, पाक फौज की तरफ से उनके ड्रोन को गिराया गया है, उनके जासूस तैयारे को गिराया गया है, और ये भारत का मुंह चिढ़ाता रहेगा कि आपका ड्रोन आया था आपकी अपनी मर्जी से, लेकिन वापस हमारी मर्जी से उसने जाना था, सो पाकिस्तान ने उसको गिराया। बढ़ते हैं अगली हमारी स्टोरी है, यकसा निसाब तालीम की मंजूरी दी गई है। पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म साहब हैं उन्होंने यकसा निसाब तालीम की मंजूरी दी है, और मुशीर तालीम हमारे जो ज़ियाउल्लाह बंगश साहब हैं उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि वज़ीर आज़म साहब ने यकसा निसाब तालीम की मंजूरी दे दी। ये बहुत बड़ी बात है, इसका खैर मकदम किया अपोजिशन जमातों के अफराद की तरफ से, जो समझते हैं कि पाकिस्तान के निसाब को यकसा निसाब तालीम होना चाहिए, क्योंकि यकसा निसाब तालीम का मतलब ये है कि आपके कराची से लेकर सिकरदू तक, आपके कराची से लेकर खैबर तक पाकिस्तानी कौम की जो नई नस्ल है उसकी ज़हनी तरबियत एक ही सतह पर हो जाए। हमारे यहाँ कहीं कहीं निसाब तालीम है, हमारे यहाँ कहीं कहीं सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, हमारे यहाँ कहीं कहीं जो है स्कूल्स ऑफ थाट्स हैं कि आप कहीं पे, और जहन हमारी नशोनुमार, हमारी फ़िक्री वहदत को नुकसान पहुँच रहा था। हमारे जितने सिस्टम्स थे, हमारे निसाब एक नहीं था। आप और बदकिस्मती से 18वीं तरमीम के बाद आपने जो निसाब तालीम है, अपने जो एजुकेशन है, उसको आपने सूबों को हवाले किया। उसका नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान की फ़िक्री जो वहदत थी उस पर ज़रब पड़ी। वो इस तरह कि आप जब सिंध के बच्चों को वहाँ पे सिंध की गवर्नमेंट वहाँ निसाब बनाएगी, वो निसाब उनको पढ़ाएगी, तो वो उसको एक सिंधी बनाएगी, पाकिस्तानी नहीं बनाएगी। पंजाब को आपने दे दिया, पंजाब की गवर्नमेंट जो है उसको पंजाबी तो बनाएगी लेकिन पाकिस्तानी नहीं बनाएगी। जो बच्चा खैबर पख्तूनख्वा का होगा उसको निसाब में ऐसी चीज़ें पढ़ाएंगी, वो अपने आप को पख्तून समझेगा, पाकिस्तानी नहीं समझेगा। हमारे अंदर जो है जिस तरह की तकसीम पहले से है, लिसानी और इस तरह के इलाकाई तकसीम, वो 18वीं तरमीम के इस फैसले के बाद वो गहरी हो गई। आपने देखा कि सुबह सिंध में और सुबह पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में भी निसाब तालीम में तब्दीलियाँ की गई, बल्कि हिंदुआना उस कल्चर को शामिल किया गया, निसाब में वो चीज़ें शामिल की गई। मलाला को कौमी हीरो बना के पेश किया गया, और बहुत सारे चीज़ें जो निसाब में मौजूद थी हमारे मुक़द्दस हस्तियों के हवाले से, साहबा के हवाले से, उनको निकाला गया। तो हर सूबे ने अपने मिजाज के मुताबिक वहाँ पे जो इस तरह की सोच थी उसके मुताबिक निसाब को डाला गया, उसको मुताबिक निसाब को बनाया गया। तो उससे हमारी फ़िक्री वहदत को शदीद नुकसान पहुँचा, और ये अच्छा फ़ैसला है, इसको सराहा जाना चाहिए, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने ये बात की है कि हमारे जो निसाब तालीम है वो यकसा होना चाहिए, और वहाँ पे कोई प्राइवेट स्कूल्स में और गवर्नमेंट के स्कूल्स में जो निसाब पढ़ाया जा रहा हो वो एक निसाब होता है कि हमारी फ़िक्री वहदत हो। हमारे हर स्कूल से निकलने वाला, हर कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकलने वाला बच्चे की सोच एक हो, हमारी सोच में, फ़िक्र में, हमारे अफकार में, हमारे सोचने के अंदाज में जो है वो यकसानियत हो, वो कौम के मफाद में है। और इसी तरह ज़रूरी है कि आप अपने निसाब को इस तरह तरतीब दे दें, पाकिस्तान के निसाब को, जो हमारे दीनी, सकाफ़ती और हमारे जो है जो मजहबी तकाज़ों से हम आहंग हो। हम ऐसा निसाब, अपने हर मुल्क अपना निसाब अपने माशरती, समाजी, दीनी और सकाफ़ती तकाज़ों को सामने रख के बनाता है। हमारी बदकिस्मती है कि हमने लॉर्ड मैकाले के उसी सिस्टम को अभी तक फॉलो किया हुआ है। हम पाकिस्तानी बच्चे को पाकिस्तानी नहीं बना सके, उसको पाकिस्तानियत, उसको इस्लामियत, उसको वो सोच नहीं दे सके कि एक पाकिस्तानी बच्चा किस तरह मुनफरिद है, एक पाकिस्तानी बच्चा किस तरह अलग है। सिर्फ आपने हिंदुस्तान से आके हमने सिर्फ एटमी ताकत बनने से हम मुल्क नहीं बने, बल्कि मुल्क
कौमों की फ़िक्र से, सोचों के परवान चढ़ने से, सोचों के डेवलपमेंट होने से बनता है। तो हमने ये जुल्म किया 70 साल से अपनी कौम के साथ कि यहाँ पे इतने माफियाज हैं जिनके प्राइवेट सेक्टर्स में तालीमी निसाब हैं, उनके एजुकेशनल सिस्टम है कि वहाँ पे ऐसे ऐसे कल्चर प्रमोट हो रहे हैं, हमारे बच्चों को ऐसा ऐसा निसाब पढ़ाया जा रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ाई जा रही है जो नज़रिए पाकिस्तान, दो कौमी नज़रिया और पाकिस्तान की वहदत के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान की दीनी सोच के ख़िलाफ़ है। तो ये चीज़ें अब हुकूमत ने अगर इस पर बात की है तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि हमारे यहाँ हुकूमत ने तो ये बात की है कि हमारे पहली जमात से लेकर PhD तक यकसानियत हो गए। आप अगर पहली जमात से लेकर मैट्रिक तक भी यकसानियत लाते हैं, निसाब तालीम में यकसा निसाब तालीम देते हैं, उसके बाद स्पेशलाइजेशन तखस्सुस जो चीज़ होती है उसमें जाके फिर गुंजाइश है। लेकिन अगर आप मैट्रिक से लेके पहली जमात से लेकर मैट्रिक तक भी एक यकसा निसाब तालीम देते हैं इस कौम के लिए जो पाकिस्तान की फ़िक्र की, पाकिस्तान के बुनियाद की, पाकिस्तान की असास की, पाकिस्तान की आइडियालॉजी की, पाकिस्तान के इस्लामी रूह का तर्जुमान हो, तो आप एक ऐसी कौम बनाएंगे जो दुनिया में क़यादत करेगी, दुनिया उसकी तरफ देखेगी, उसके इशारों पे दुनिया के फ़ैसले होंगे। ये होगा आपके निसाब तालीम से, उसके आपके निज़ाम तालीम से। तो ये बहुत अच्छा हुकूमत का फ़ैसला है। बस इसमें अमली तौर पे काम करके दिखाने की ज़रूरत है। इसको सिर्फ ज़ुबानी कलामी दावे नहीं होने चाहिए, बल्कि अमली तौर पे आप नए सिरे से अपने निसाब तालीम का जायज़ा लें, और जो कमेटी आपके निसाब तालीम का जायज़ा ले रही है उसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े इल्मी कदावर इल्मी शख्सियात को रखे जो पाकिस्तान के रूह को समझते हैं, पाकिस्तान के क़याम के, पाकिस्तान के हुसूल के मकसद को समझते हैं। ऐसे लोगों को रख के ऐसा निसाब बनाए जो है जिसके ऊपर चल के हमारी नई नस्ल एक रोशन, एक उभरता हुआ एक नया पाकिस्तान बनाएगी। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा एक और स्टोरी हम शामिल कर लेते हैं हमारे आज के प्रोग्राम में मौजूद। भारत के हवाले से मशहूर है कि भारत IT में बहुत तरक्की कर गया, भारत मेडिकल के शोबे में बहुत तरक्की कर रहा है। लेकिन एक ऐसी खबर हमारे सामने आई कि भारत की खातून, मूली सासन उसका नाम था, उसने भारत में अपने ऑपरेशन करवाया मोटापे का। उनका वज़न था 140 किलो। इस खातून साहिबा ने भारत के मुख्तलिफ़ अस्पतालों में अपने ऑपरेशंस करवाए मोटापे को कम करने के, लेकिन वो मोटापा उसका कम नहीं हो सका। वो बहुत परेशान हुई, तो उसके कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया कि आप पाकिस्तान जाएं, पाकिस्तान में इसकी ऑपरेशन हो सकती है। वो पाकिस्तान आई और पाकिस्तान में डॉक्टर मआज़ ने लाहौर के एक निजी हॉस्पिटल में उसका इलाज किया और उसका ऑपरेशन कामयाब हुआ। उसने खुशी के साथ अपनी तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया में उन्होंने डाली। इस वक्त नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जनरल साहब, सबसे पहले तो प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। जनरल साहब, हमारे जो हमसाये में नरेंद्र मोदी साहब हैं आजकल बड़े गुस्से में हैं वो, और उन्होंने धमकी दी है पाकिस्तान को कि एक लड़ाई से नहीं सुधरेगा पाकिस्तान। क्या कहेंगे इस पे? मतलब उनको चाहिए कि वो पूरी तारीख जो है मुसलमानों की और हिंदुओं की अपने जरा सामने रख लें, और यहीं पर पिछले कई 100 साल से ये दोनों कौमें जिंदा रही हैं और एक दूसरे के साथ रहते रहे। किसने किस पर हुकूमत की वो जानते हैं, कौन कितना जंगजू है वो ये जानते हैं, कौन कुर्बानियां देना जानता है, कौन शहादत की मौत के लिए तड़पता है और कौन मौत से आगे भागता है। इनमें से किसी चीज का उनको भूली होनी नहीं चाहिए। और फिर ये हमारी फौज जो कि पिछले 15 से 17 साल से एक बिल्कुल बैटल हार्डन फौज है, जिसके जब निशाना मारते हैं तो अपने हदफ पे जाके लगता है, सबसे फिजिकली फिट फौज है और अल्लाह ताला के फजल करम से वाहिद मुल्क है जिसने अपने सरजमीन से दहशतगर्दी का तकरीबन खात्मा कर दिया है। तो अगर फिर भी उनको ये सारी चीजें समझ में नहीं आती और वो हमारे तमाम तर अमन की कोशिशों के बावजूद, और हमारे अमन की कोशिशें जो है वो पूरी दुनिया में देखी हैं और हमने क्या किया है और वो क्या जवाब देते रहे हैं। बल्कि अब तो मेरे ख्याल उन हजरात और उन ख्वातीन जो हमारी बहनें और भाई हैं उनका भी बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए जहन कि जो ये कहते थे कि जी फौज नहीं हिंदुस्तान के साथ दोस्ती होने देती, हुकूमतें जो तो ये चाहती हैं, तो उनको अब खूब अंदाजा हो जाना चाहिए कि कौन है जो दोस्ती नहीं होने देता और कौन है जो दोस्ती करने की कोशिश करता है। तो मेरा अपना ये ख्याल ये है कि ये अल्लाह ताला का हुक्म भी है कि आप अमन के साथ रहें, लेकिन जब आपके ऊपर हमला किया जाए तो आपको पूरा हक है कि आप जवाबी बात जबरदस्त तरीके से करें। और मेरा ख्याल है कि शायद मोदी साहब ये चाहते हैं। लेकिन एक बात
जो उनके जर्नैल उनको बताएंगे और उनके स्ट्रेटजिस्ट उनको बताएंगे कि ये बातें ना करने वाली हैं और ना ये होने वाली हैं। सही। दोनों ममालिक जो हैं एटमी ममालिक हैं जी जी। और एक भी दूसरे के ऊपर हमला नहीं कर सकता। ये सिर्फ बातचीत के जरिए मसाइल हल हो सकते हैं, लेकिन चलें उन्हें अपनी काविश कर लेने दीजिए। असल में तो ये बौखलाहट है। जी जी। जो कश्मीर की मूवमेंट है वो जिस नहज पे पहुंच गई है उसको वो कंट्रोल कर नहीं सकते। उनकी अपनी सिविल सोसाइटी जो है वो उनको बता रही है कि वो आपके हाथ से निकला जा रहा है, तो वो एक बुखलाहट का शिकार है। उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें, इसलिए ये इस किस्म की उल फूल जो है ना वो कह रहे हैं। जी सही। जनरल साहब, आपको याद होगा मोदी जब इक़्तिदार में आया था उन्होंने ये भी कहा था अपने सफ़ीरों को बुला के कि दुनिया भर में पाकिस्तान को सफारती महाज पर हम नाकाम करेंगे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सफारती महाज में मोदी का वहाँ पे दौरानिया ख़त्म हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान सफारती महाज में कामयाबियाँ सिमट रहा है। सऊदी जो वली अहद है, हम यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने फरवरी में पाकिस्तान का दौरा करना है। इमारात के वली अहद ने पाकिस्तान का दौरा करना है। CPEC में उन्होंने सरमायाकारी की बात की है, बहुत बड़ी इन्वेस्ट हो रही है सऊदीया की पाकिस्तान में। तो पाक सऊदी दिफाई ताल्लुकात को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए जी, जो पाक सऊदी दिफाई ताल्लुकात है वो तो बहुत पुराने हैं और बहुत गहरे हैं जी। और पाकिस्तान ने साफ ऐलान कर रखा है कि सरजमीन पाक मक्का मदीना सऊदी अरब पर अगर किसी ने हमला किया तो हम बिल्कुल सीसा पिलाई दीवार की तरह उसका मुकाबला करेंगे। कुछ फौज हमने पहले भी वहां रखी हुई थी, हमारे ट्रेनिंग के मामला अभी भी मौजूद है। हमारे पुराने सिपा सालार उनको जो ना उनके एडवाइजर भी है, उनकी फौज की कमान भी एक तरीके से कर रहे हैं जो उन्होंने इंटरनेशनल बनाई है। जी जी। तो वो तो बड़े हमारी नेवी ने उनके ज्यादातर जो नेवल ऑफिसर्स हैं सऊदी अरब के वो पाकिस्तान नेवी के ट्रेंड हैं। जी जी। एयरफोर्स का, पाकिस्तान एयरफोर्स और सऊदी रॉयल एयरफोर्स का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है, ये ट्रेनिंग देते रहे उनको। तो हर तरीके से वो हमारे ताल्लुकात बड़े गहरे हैं। बस ये है कि थोड़ा सा अवामी लेवल पर भी ये चाहिए, क्योंकि हमारे जब लेबर्स जाते हैं या निचला तबका जाता है, बाज़ औक़ात उनको अंदाजा नहीं होता कि किस तरीके से वहां रहना सहना है, और वो सऊदियों की तरफ से भी उनकी बाज़ औक़ात तौक़ीर नहीं होती। और आप जानते हैं वो सदीक और रफीक वाला जो फर्क है वो किया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि उनको भी चाहिए कि इस बात को समझें कि पाकिस्तान उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और आपने देख भी लिया कि ऐसे ही ये कोई किसी को इमदाद नहीं देता, आजकल सिर्फ भाईचारे के ऊपर इमदाद नहीं मिलती, कोई उनके नेशनल इंटरेस्ट भी होते हैं जो वो देख रहे होंगे। तो हमारे ताल्लुकात काफी गहरे हैं और मेरा ख्याल है कि इसमें काफी तकवीत अभी भी है और आगे चल के भी हो सकती है, और अल्लाह के फजल करम से ये बढ़ेंगे, इनमें कमी के इम्कानात बहुत कम है। सही। जनरल साहब, आपने उनके हमारे यहाँ जो लेबर यहाँ पे काम करते हैं उनके हकूक़ के हवाले से हमारे जो वज़ीर आज़म साहब आए थे उन्होंने इस हवाले से स्पेशल यहाँ पे बात की, और वो हुकूक़ के हवाले से बात होनी चाहिए और वो मसाइल भी हल होने चाहिए। लेकिन साथ साथ हम एक चीज़ देखते हैं कि हमारी साबिका हुकूमतों ने इस पर काम नहीं किया, सिविल हुकूमतों ने बस सिर्फ आए कशकोल लेके गए। तो अब ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब इन्वेस्ट भी कर रहा है पाकिस्तान में, सरमायाकारी भी कर रहा है, यहाँ से ताजिर भी जा रहे हैं, और सऊदी अरब का जो सफ़ीर है इस्लामाबाद में नवाफ साहब, उनकी भी बड़ी कोशिश है इस हवाले से कि पाकिस्तान सऊदी जो है तिजारती ताल्लुकात बढ़े। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताऊँ कि यहाँ पे हम काफ़ी अरसे से हैं, तो हम महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारी जो आर्मी है, फ़ौज है, उसकी बड़ी रिस्पेक्ट है अवामी लेवल पे भी, हुकूमती लेवल पे भी, और मीडिया में भी उसकी बड़ी इज़्ज़त और बहुत मकाम है उसका। तो सऊदी अरब को अगर कोई मुस्तकबिल में कोई थ्रेट होता है, जिस तरह की इनकी सरहदों में या आलमी सतह पर सऊदी अरब को तनहा करने की कोशिश की जा रही है, अमेरिका बहादुर उससे नाराज़ है, तो सऊदी अरब पे अगर कोई मुश्किल वक्त आता है मुस्तकबिल में, तो पाकिस्तान की फ़ौज माजी की तरह फिर खड़ी होगी सऊदी अरब के साथ। मेरा ख्याल है कि सिर्फ पाकिस्तानी फौज ही नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा। और ये पहले भी एक दो बार हो चुका है, उन्होंने हमारे जज्बात देखे हैं, वो इसीलिए एकदम हमारी बड़ी इज्जत भी करना शुरू कर देते हैं, पाकिस्तानियों की भी इज्जत शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर जब उनको थोड़ा सा सांस लेने का मौका मिलता है फिर वो अपने लेकिन जहां तक पाकिस्तानी फौज की इज्जत है इसमें कोई शक नहीं। मैं खुद वहां पर रहा हूँ डेपुटेशन पे 3 साल तक, वो बड़े उसको कदर की निगाह से देखते हैं। तो असल में ये दुनिया जो है मेरे भाई, ये सिर्फ पैसों से तोलने वाली जगह नहीं है, या हमारी जो हमारे पास जो मैन पावर है, हमारे पास जो फौज है, ये बड़े आराम से उनके पैसे को कंपनसेट करके उससे ऊपर वैल्यू इसकी बनती है। सिर्फ ये है कि ऐसी हुकूमत की जरूरत है, ऐसे लीडर की जरूरत है जो इस जो सरमाया है हमारा इसको समझे और इसके मुताबिक दूसरे मुल्कों से डील करे कि ठीक है आप अगर हमें रियाल देते हैं
तो हम भी देखें, हम अपना खून देने के लिए भी तैयार है आपके लिए। तो हमारे खून की भी कीमत कोई कम नहीं है जब हम कहते हैं कि हम हर सूरत में सऊदी अरब का दिफा करेंगे। ये एक जज्बा है पाकिस्तानियों का, और ये जज्बा काम आता है और ये बहादुरी काम आती है जब असल में लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। मैं कोई मिसालें नहीं देना चाहता कि कितने कितने बड़े मुल्क थे, कितनी बड़ी बड़ी फौजें थी, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता, शर्म आती है क्योंकि हमारे अपने भाई थे, उनका क्या हशर हुआ। और ये सिर्फ पैसे लगाने से, ज्यादा जहाज खरीदने से, ज्यादा अफदोजे खरीदने से फौजें नहीं बनती। फौजें बनती हैं और जज्बों से फौजें बनती हैं, लीडरशिप से। और वो दर्जा आतम अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में मौजूद है। ये पाकिस्तान का सरमाया है और पाकिस्तानी लीडरशिप को चाहिए कि अपने सरमाए को मनवाए और वो जो हमारी मैन पावर है उनकी इज्जत करवाए, ताकि सबको पता चले कि भी हम सिर्फ पैसे को नहीं गिनते और तोलते, और भी चीजें हैं दुनिया में जो कौमों के काम आती हैं। जी सर, इस हवाले से मैन पावर के हवाले से, उनके इज्जत के हवाले से आपने बात की, तो हमारे जो हुक्मरान हैं यहाँ आते हम देखते हैं वो हमारा जो मजदूर तबका है उनसे कभी मिलते भी नहीं है, उनसे कभी। अभी रिसेंटली राहेल शरीफ साहब यहाँ पे जो सिपाही सालार है, उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे भी वायरल हो गई। वो अपनी गाड़ी रोक के मजदूरों से मिलते हैं, पाकिस्तानी काम करने वालों से, उससे यहाँ के अरब के सोशल मीडिया में भी वो वायरल हो गई। तो उससे एक रिस्पेक्ट जो मजदूरों की है वो बन रही है। इसको इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बात यह कि पहली बात तो ये कि मैं ये हमेशा कहा करता हूँ कि आर्मी के लोग जो हैं कोई आसमान से नहीं उतरे हैं, इसी सोसाइटी का हिस्सा है, उतने ही अच्छे या उतने ही बुरे हैं जैसे पूरी हमारी बाकी सोसाइटी है। लेकिन हमारी तरबियत एक खास तरीके से की जाती है। जो जवान और ऑफिसर का ताल्लुक है फौज में, वो देखने काबिल दीद होता है। अगर आप लोग कभी किसी यूनिट में जाएं, मैं आपको दावत दूंगा, आप आपके देखें, बाकी नौजवान देखें, ये जिस तरीके से वो इज्जत करते हैं अपने सीनियर्स की, और सीनियर जिस तरीके से ख्याल रखते हैं अपने जूनियर्स का, उनके खाने का, उनके पीने का, उनके आराम का। आपको पता है कि जितने भी हमले होते हैं जो पाकिस्तानी फौज करती हैं, उसमें सबसे आगे उनके ऑफिसर्स होते हैं, उसके पीछे जो है ना जवान होते हैं। कभी उन्होंने ऐसे नहीं किया कि अपने जवानों को आगे कर दें और खुद पीछे हो जाए। तो ये जो रिस्पेक्ट है जो जूनियर सीनियर की करता है, जो सीनियर जूनियर की करता है, ये हमारी फौज का खासा है। और यही चीज जनरल राहिल शरीफ की तरबियत में शामिल है। और उनके मिजाज, खैर मैं उनको जाती तौर पे जानता हूँ, तो मिजाजन भी बहुत हलीमुल तबा है। तो वो जो जिस तरीके से मिलते हैं अपने मजदूरों को, वो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हम अपने सिपाहियों के साथ, अपने नौजवानों के साथ ऐसे इसी किस्म का रवैया रखते हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने टाइम दिया। सलामत रहिए। जनरल साहब ने बहुत अहम बातें की, बहुत खूबसूरत बातें की। एक तो हिंदुस्तान के हवाले से कि हिंदुस्तान के मोदी की धमकी के ऊपर उन्होंने कहा कि मोदी को अपने जर्नेलों को बुला के पूछना चाहिए कि पाकिस्तान की फ़ौज कैसी है, तो उसकी अकल ठिकाने आएगी कि पाकिस्तान की फ़ौज जज्बे जिहाद से, जज्बे दिफा से और कुर्बानी से सरशार है। एक तो ये उन्होंने बात की, और दूसरा पाक सऊदी ताल्लुकात के ऊपर उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की कि ये ख़ुद भी जनरल साहब यहाँ सऊदी अरब में रहे हैं, और सऊदी अरब पे जब भी मुश्किल वक्त आएगा, सऊदी अरब की सिर्फ पाकिस्तानी फ़ौज ही नहीं, पाकिस्तान की पूरी कौम सऊदी अरब के साथ खड़ी होगी, ये कहना था जनरल साहब का। और इसी तरह जनरल साहब ये भी कहे कि हमारे जो ममालिक हैं, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की, इमारात, इस तरह के इस्लामी ममालिक, उनके अंदर इत्तेहाद ज़रूरी है। एक कुव्वत बन के गैरों को जो है यहाँ से, हमारे इंतशार से, हमारे इख्तलाफ से फ़ायदा उठाने की उनको मौका नहीं देना चाहिए। बहुत खूबसूरत बातें जनरल साहब ने की। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जैसे कि जनरल राहिल शरीफ साहब के हवाले से हमने बात की। जनरल साहब ने बताया कि बहुत हलीम मुत्तबा हैं, बहुत खूबसूरत शख्सियत हैं, मिलनसार, सबसे मिलते हैं। जनरल साहब इन दिनों सऊदी अरब में हैं, यहाँ पे इत्तेहादी फ़ौज की क़यादत कर रहे हैं। उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है, बड़ी इज़्ज़त है, बड़ा मकाम है उनका। पाकिस्तानी कौम भी उनसे बहुत मोहब्बत करती थी। तो यहाँ पे वो अपनी गाड़ी में सऊदी अरब में कहीं जा रहे थे, तो उसने देखा कि पाकिस्तानी मज़दूर कहीं सड़क पे काम कर रहे हैं। जनरल साहब गाड़ी से उतरे, उन मज़दूरों की तरफ बढ़े, उनमें से हर एक से फ़र्दन फ़र्दन सलाम किया, मुसाफ़ा किया, उनसे मिले, उनकी खैरियत पूछी और उनके हवाले से पूछा कि आप लोग खुश हैं। तो वो मज़दूरों की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि जिससे वो मोहब्बत कर रहे थे, वो शख्सियत उनके सामने थी। तो ये इस तरह की वीडियो बनी और सोशल मीडिया में, सऊदी अरब में भी, पाकिस्तान में भी, मुख्तलिफ़ जगहों पे ये वीडियो वायरल हो गई। तो इस छोटी सी वीडियो, लेकिन इसमें पैगाम ये कि हमारी जो क़यादत है, जब वो दाना खाक में मिलके गुले गुलजार बनता, जब मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि अपनी शख्सियत में तवाज़ो, इनकिसार। हमारी लीडरशिप ने बदकिस्मती से, हमारी सियासी लीडरशिप ने हमेशा ये किया है कि ख़ुद को
अपर क्लास रखा है, ख़ुद को अलग बालाई मखलूक रखा है और आवाम को नीच समझा है, आवाम की कोई रिस्पेक्ट नहीं की। तो यहाँ पे कितने मजदूर हमारे रह रहे हैं, सबसे ज़्यादा मजदूर सऊदी अरब में पाकिस्तान के काम करें और यहाँ से अपने मुल्क के लिए सरमाया भेज रहे हैं, कभी जरदारी साहब को, कभी नवाज शरीफ साहब को और कभी दीगर हमारे जो लीडरशिप है उसको तौफीक नहीं हुई कि मजदूरों से मिले। राहेल शरीफ के इस इकदाम को सोशल मीडिया में बहुत सराहा गया, बहुत पसंद किया गया कि वो उतरे हैं और अपने जो मजदूर वहाँ पे काम कर रहे थे उनसे मिले हैं। ये मिलना सिर्फ उन मजदूरों के दिलों में खुशी पैदा करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इस मिलने से यहाँ के जो सऊदी सोसाइटी देखेगी, यहाँ के लोग देखेंगे कि उनके एक जर्नल जो है अपने मजदूरों को क्या रिस्पेक्ट देता है, तो वो भी आपके मजदूरों को रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे और रिस्पेक्ट दे रहे हैं ऑलरेडी। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ मुलाजमतों में रखा हुआ है, मुख्तलिफ आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पे जॉब करते बहुत बड़ा सरमाया, सबसे ज़्यादा सरमाया सऊदी अरब से पाकिस्तान जाता है। तो ये एक वीडियो थी जो राहेल शरीफ साहब के हवाले से थी, आपने देख ली। हमारी एक और आज जिस पे मैं बात कर रहा था लेकिन बात मुकम्मल नहीं हुई थी, दरमियान में लेफ्टिनेंट खालिद साहब से बात हो गई थी। हिंदुस्तान के हवाले से हमने बात की थी कि वहाँ की खातून जो है जिनका मोटापे का मसला था, उन्होंने कई दफ़ा ऑपरेशन करवाए थे हिंदुस्तान में, लेकिन उनके ऑपरेशन हिंदुस्तान में नाकाम हुए। तो वो अपने कुछ दोस्तों के मशवरे के बाद लाहौर के एक निजी अस्पताल में पाकिस्तान में आके उन्होंने अपने मोटापे का ऑपरेशन कराया और 140 किलो से वो बहुत कम हो गई। डॉक्टर माज ने उनका ऑपरेशन किया, उसने सोशल मीडिया की वेबसाइट पे अपनी तस्वीर डाली और शुक्रिया पाकिस्तान लिखा। तो उससे एक तो ये है कि पाकिस्तान, नया जो पाकिस्तान है, उस पाकिस्तान में बाहर से लोग अपना इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। ये इब्तिदा है, आगे इंशाल्लाह वो वक्त आएगा कि लोग पाकिस्तानी हस्पतालों से इलाज कराएंगे, लोग पाकिस्तान में आके अपने हमारे तालीमी इदारों से पढ़ के जाएंगे, पाकिस्तान से डिग्रियां लेके जाएंगे, लोग पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तानी फ़ौज से ट्रेनिंग लेके जाएंगे, अभी भी आ रहे हैं लेकिन बड़ी तादाद में मगरबी ममालिक से भी आएंगे और लोग पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान से कर्ज़े लेके जाएंगे। ये नया पाकिस्तान होगा इंशाल्लाह, जिसकी ये कैफियत होगी कि बाहर से इलाज के लिए भी लोग हमारे पास आएंगे और बाहर से तालीम के लिए हमारे पास आएंगे, बाहर से अस्करी ट्रेनिंग के लिए हमारे पास आएंगे, बाहर से सयाह भी हमारे पास आएंगे नए पाकिस्तान में। ये एक मिसाल है कि हिंदुस्तान से एक खातून जिनका नाम मूली शासन था, वो पाकिस्तान आई और उन्होंने अपने मोटापे का ऑपरेशन किया। हिंदुस्तान में उसका ऑपरेशन नाकाम हुआ था, लेकिन पाकिस्तान में हमारे डॉक्टर, काबिल डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन किया, उसका जो ऑपरेशन था वो कामयाब हुआ। उसकी वजह से उसके दोस्तों में भी खुशी, उसके घर वालों में भी खुशी और पाकिस्तान की एक नेकनामी हो गई। तो ये चीज़ें हैं कि पाकिस्तान के करने की। हमारे यहाँ होता ये रहा है कि हमारे अपने हुक्मरानों ने बाहर जाके इलाज शुरू किया। हमारे मियाँ साहब, उनके जो मरहुमा थी मोहतरमा कुलसुम नवाज साहिबा, हमारे इसाक डार साहिब और इस तरह जरदारी साहिब, इस तरह के जितनी हमारी लीडरशिप है उन्होंने बाहर जाके अपने इलाज करवाए। जब आपकी लीडरशिप बाहर जाके इलाज कराएगी, बाहर के अस्पतालों में अपना इलाज कराएगी, तो बाहर से कोई आपके मुल्क में नहीं आएगा। तो ये नया पाकिस्तान है कि इस तरह के मिसालें सामने आ रही है कि बाहर से लोग आके पाकिस्तान में अपना इलाज करवा रहे हैं। ये बहुत अच्छा है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, इसको सराहना चाहिए। अगर हमारी स्टोरी है, भारतीय एक नामवर कॉमेडियन, फ़नकार, अदाकार कादिर ख़ान जो है वो इंतकाल कर गए कनाडा में। कादिर ख़ान साहब के हवाले से हमारे लिए ये कोई ख़बर नहीं होती अगर उनकी शख्सियत का एक और पहलू हमारे सामने नहीं आता। बहुत सारे फ़नकार मरते हैं, बहुत सारे एक्टर्स और एक्टर मरते हैं, लेकिन हमारे लिए वो ख़बर नहीं है क्योंकि वो जिस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं हमारी उतनी दिलचस्पी उसमें नहीं है और साथ में वो जिस रास्ते पे चल रहे वो रास्ता काबिल तारीफ़ नहीं है। माशरे के बिगाड़ में और सोसाइटी के बिगाड़ में उसका बड़ा किरदार है। लेकिन कादिर ख़ान साहब की बड़ी अजीब शख्सियत थी। ये काबुल में पैदा हुए, उसके बाद 70 की दहाई में हिंदुस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में इन्होंने कदम रखा और इन्होंने 90s तक जो है फ़िल्में बनाई, 300 फिल्मों में इन्होंने काम किया। और अजीब बात यह है कि इसको लोग एक कॉमेडियन के तौर पे जानते थे, लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते थे कि कादिर ख़ान एक मुसलमान स्कॉलर भी थे, एक मुसलमान मुबल्लिग भी थे और उन्होंने MA इस्लामियात और MA अरबी कर रखी थी। वहाँ की एक यूनिवर्सिटी है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से MA इस्लामियात और MA अरबी कर रखी थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने दुबई के अंदर एक इदारा बनाया था अरबी लैंग्वेज के फ़रोग़ के लिए। जो हिंदी लोग हैं, जो उर्दू बोलने वाले हैं, उनको अरबी सिखाने के लिए दुबई में उन्होंने एक इदारा भी कायम कर रखा था। इसी तरह हिंदुस्तान के अंदर कादिर ख़ान साहब ने
ऐसे कई किताबें लिखी, ऐसे कई निसाब तालीम तरतीब दिए जो मुसलमान बच्चों को दीन के तालीमात से हम आहंग करे। उन्होंने ऐसा सिलेबस उन्होंने बना दिया जो मुसलमानों को अपनी फ़िक्र से, दीन से करीब करे। और इसी तरह उन्होंने इतने बहुत सारे जगहों पे जाके लेक्चर्स दिए। उनके वो लेक्चर्स अगरचे उस वक्त उनकी दूसरी शख्सियत जो है, फिल्मी शख्सियत ज़्यादा सामने आई, वो लेक्चर्स पीछे चले गए। उनके लेक्चर्स थे गैर मुस्लिमों के जहनों में इस्लाम के हवाले से जो शुकूक व शुबात थे उनको दूर करने पे मबनी थे। और साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि अब्दुल कदीर, हम कहेंगे उनको, कादिर खान साहब जो थे, वो जो है एक मुवाहिद और सच्चे सुच्चे अक़ीदे के मालिक थे। उनके शिरक के ख़िलाफ़ अक़ीदे तौहीद पे उनके लेक्चर्स आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं कि वो एक अच्छे अक़ीदे के सच्चे सुच्चे तौहीदी मुसलमान थे। और कनाडा में 90 के बाद वो फिर फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गए और कनाडा में उनका इंतकाल हुआ। उनके वालिद साहब जो थे अब्दुर्रहमान, वो हॉलैंड में रहते थे। इस तरह एक और चीज़ उनके हवाले से मैं बता दूं कि उनकी जो शख्सियत थी लोग सिर्फ कॉमेडियन के तौर पे जानते थे, लेकिन वो एक बेहतरीन स्क्रिप्ट राइटर थे। उन्होंने 81 से ज़्यादा हिंदुस्तान की जो हिट फिल्में थी बॉलीवुड की, उसके डायलॉग्स, उसकी स्टोरीज़ कादिर खान ने लिखी। अमिताभ बच्चन के उरूज का जो उरूज के पीछे एक नाम जो लिया जाता है वो कादिर खान के, एक उनके डायलॉग्स, उनके मुकालमे फिल्मों के, वो कादिर खान ने लिखे थे। लेकिन आखिरी उम्र में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको दीन की तरफ ज़्यादा राग़िब कर दिया और उन्होंने दावत व तबलीग के मिशन से अपने आप को वाबस्ता किया और वहाँ पे कनाडा में उनका इंतकाल हुआ, वहाँ पे उनको दफनाया गया। तो कादिर खान की ज़िंदगी का मैंने जिक्र इसलिए किया, कल भी हमने एक ऐसी शख्सियत को लिया था कि हमारे यहाँ जब भी कोई फ़िल्मी सितारा या कोई ऐसी शख्सियत जिसका ताल्लुक़ कभी फ़िल्मी इंडस्ट्री से रहा हो या उनका शोबे से रहा हो, वो जब फौत होता है तो उसकी ज़िंदगी के सिर्फ उसी पहलू को उजागर किया जाता है हमारे मीडिया में जो शोबे से मुतल्लिक हो, जबकि उसकी ज़िंदगी के उस पहलू को उजागर नहीं किया जाता है जो उसको मरने के बाद काम आएगा। उखरवी पहलू उसका है, उसको नज़रअंदाज किया जाता है। जिस तरह जुनैद जमशेद का इंतकाल हुआ है, उनका हादसा हुआ जहाज़ में, तो उनकी ज़िंदगी, साबिक़ा ज़िंदगी के उनके वो गाने, उनके जो माजी था उसको लाया गया, जबकि वो जिस फ़िक्र के साथ, जिस दावत तबलीग के साथ मुंसलिक होकर इस दुनिया से रुखसत हुए, वो पहलू नहीं दिखाया गया, उसके वो आंसू नहीं दिखाए गए, उनके वो लेक्चर्स वो दुरुस्त नहीं दिखाए गए जो लोगों को वो अल्लाह के करीब करने के लिए मस्जिदों में जाके, जबकि उसका आखिरी जो सफ़र था वो भी दावत तबलीग के सिलसिले में ही सफ़र था जिसमें हादसा पेश आया। लेकिन हमारे मीडिया ने टोटल उसके वो गानों को दिखाया, लेकिन उसकी शख्सियत के उस खूबसूरत पहलू को नहीं दिखाया जिस को उन्होंने उस गाने को, उस फील्ड को छोड़ के, गुलकारी को छोड़ के, अपने उरूज के दौर में छोड़ के इस तरफ आए थे। तो जो बात की ज़िंदगी उसने अडाप्ट की थी, अपने मकसद हकीकी से वो जा मिले थे, अपने मकसद ज़िंदगी को उसने पाया था, उसको हमारे मीडिया ने टोटल जो है निगलेक्ट किया, उसको नज़रअंदाज किया। इस तरह कादिर खान साहब के हवाले से भी कि उनकी ज़िंदगी का जो तौहीदी पहलू था, इस्लामी पहलू था, वो एम.ए. इस्लामियात किए हुए थे, एम.ए. अरबी किए हुए थे, तो उसको टोटली जो है हमारे मीडिया ने नज़रअंदाज किया। उसकी फ़िल्में, वो उनके डायलॉग, उनके वो चीज़ें तो निकाली, लेकिन उनकी जो शख्सियत में जो तब्दीली आई थी, उनकी शख्सियत जो अल्लाह के करीब आई थी, उनके वो लेक्चर्स जो इंसान को तौहीद के ऊपर, शिर्क के ख़िलाफ़ उन्होंने दिए थे और इंसानियत के लिए जो इस्लाम का खूबसूरत पैगाम उन्होंने ज़िक्र किया था, वो सारी चीज़ें हमारे मीडिया ने उसको नज़रअंदाज किया। तो कादिर खान जो थे काबुल में पैदा हुए और कनाडा में इंतकाल कर गए। उसकी ज़िंदगी का खूबसूरत पहलू यह था कि वो एक सच्चे सुच्चे मुसलमान थे और वो कनाडा में इंतकाल कर गए। तो इस तरह की जो शख्सियात हैं उनसे ये भी सबक हमें मिलता है कि वो ज़िंदगी के दौर में, ज़िंदगी की रंगीनियों में बहुत आगे निकल जाते हैं। बाद में अल्लाह ताला उन्हें तौफीक देता है, वो पलट जाते हैं अपने असली मकसद से, फिर दोबारा आके मिलते हैं। तो अल्लाह ताला सबका ख़ात्मा बिलखैर करे। प्रोग्राम का टाइम यहाँ पे ख़त्म होता है। आज का प्रोग्राम आपको कैसे लगा? मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हमने बात की, मुख्तसरन बात की। तो आज के प्रोग्राम के हवाले से अपने फ़ीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। इजाज़त दीजिए फिरदौस जमाल को। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।